हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली स्टार्ट करना पड़ा था क्योंकि अभी मैं हूँ स्टेशन पे, टोक्यो स्टेशन पे हूँ। बुलेट ट्रेन के मेन गेट के सामने अभी मैं खड़ा हूँ। तो अभी आप बोलोगे भाई मैं सूट वूट पहन के अभी कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ ओसाका में। एक्चुअली मेरा ऑफिस का कॉन्फ्रेंस है और मेरा मीटिंग भी वहाँ पर होने वाला है। और कल एंड मोमेंट पे मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि भाई ओसाका जाना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग। तो जल्दी मैं उठा, रेडी वगैरह हुआ और बैग वैग लेके अभी मैं निकला हूँ। और अभी 10 मिनट बाद में मेरा बुलेट ट्रेन अभी यहाँ से निकलने वाला है। तो जल्दी से हम ट्रेन पकड़ते हैं, पर आपको मिलता हूँ मैं थोड़ी देर के बाद में। तो पहुँच गए दोस्तों शिन ओसाका। और जो मेरा कॉन्फ्रेंस है वो एक्चुअली ओसाका में है। ओसाका से और एक लाइन चेंज करना है, तो यहाँ से मुझे भी और 2 लाइन चेंज करके निकलना पड़ेगा। बट मेरा एक पोपट हो गया था रास्ते में, बहुत अनएक्सपेक्टेडली। बताता हूँ आपको क्या हुआ है। तो यहाँ के स्टेशन पे सुजुकी का एक ट्रक लगा हुआ है। आई थिंक नया मॉडल लॉन्च हुआ है, बढ़िया लग रहा है ये। इंडिया में आई डोंट नो, माउंटेन ट्रेल ये मॉडल है शायद इसका। सुपर कैरी, बताना मुझे कि ये इंडिया में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है क्या। बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। तो यूजुअल में जब भी ट्रैवल करता हूँ बुलेट ट्रेन से तो मैं क्लूक ही यूज़ करता हूँ। और जो बुलेट ट्रेन का टिकट होता है वो आपको सीधा आपके फ़ोन में आ जाता है। लाइक बारकोड आप सीधा स्कैन कर लो, क्योंकि यहाँ पे जब आप स्टेशन पे आते हो आपको लंबा लाइन लगाना पड़ता है। तो लाइक थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी ट्रैवलर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा लंबा लाइन हो जाता है। तो मैंने फ़ोन से टिकट बुक किया था और टिकट जल्दी आ जाता है। लाइक बुकिंग करते ही 5 मिनट में आपको QR कोड वगैरह बुकिंग का सारा आ जाता है। और मैंने आधे घंटे पहले किया था, घर से निकलते वक्त मैंने टिकट बुक किया था टोक्यो से ओसाका का। और वो प्रोसेसिंग बता रहा था, तो मुझे लगा चलो टोक्यो स्टेशन पहुँचते नहीं तो हो जाएगा। स्टेशन पहुँच गया और मेरा ट्रेन लाइक 9 मिनट्स में है, तब भी नहीं आया। 5 मिनट्स है तब भी नहीं आया। फिर मैंने तुरंत जो सपोर्ट होता है वहाँ पे चैट विथ एजेंट ऐसा था लिखा हुआ, वहाँ पे कांटेक्ट किया मैंने, उनका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। और क्या, टिकट तो मिला ही नहीं और मेरा ट्रेन भी निकल गया। तो अब क्या करूँ मैं। सोचा कि लाइन में लग के दूसरा टिकट बाय करूँ, बट फिर सोचा कि अगर दूसरा टिकट बाय कर भी लूँ और इनका वापस प्रोसेस हो गया, ये भी टिकट आ गया, तो दोनों टिकट लाइक पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं और थोड़ा देर रुका, आधा घंटा में वो वेटिंग कर रहा था कि वो स्टाफ बात करेगा मुझसे, बट वो भी कुछ हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। फिर मुझे निकलना था कि कॉन्फ्रेंस था मेरा, तो मैं टिकट बाय किया काउंटर पे जाके। वो वहाँ पे भी आधा घंटा लग गया मेरे को। और फिर जो नेक्स्ट ट्रेन था उसमें वो लेने के लिए मुझे 1 घंटा लग गया पूरा। ट्रेन में बैठा और फिर मैं सोचा कि चलो एजेंट से अभी बात करते हैं रिफ़ंड के लिए। तो अभी ओसाका जब पहुँचने वाला था, लाइक 2.5 घंटा लगता है, 1.5 घंटे बाद में मेरा नंबर आया एजेंट से बात करने का। और फिर फाइनली मैंने उनको बोला ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोले कि उनका सिस्टम डाउन है वगैरह, रीजंस वगैरह दिए उन्होंने। वैसे लाइक हमेशा मैं क्लूक ही यूज़ करता हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको वीडियोस में भी बोला है कि मैं क्लूक से ट्रैवल वगैरह करता हूँ, एक्टिविटी वगैरह करता हूँ। तो इट्स नॉट अ बैड, बट हाँ कभी कभी ऐसे आई थिंक हो जाता है, सिस्टम वगैरह डाउन हो जाता है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट वो ये कि आपको इतना ट्रस्ट करके पता नहीं कि बुकिंग वगैरह नहीं करना है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप भले 1-2 दिन पहले बुकिंग कर लो, बट इस तरीके से अगर आप आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले अगर सोच रहे हो तो कभी कभी सिस्टम भी डाउन हो जाता है और आपका जो पूरा प्लानिंग होता है वो चौपट हो जाएगा। जैसे कि आज मेरा प्लानिंग लाइक हाफ चौपट हो चुका है। मैं अभी कॉन्फ्रेंस में आधे से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा में लेट पहुँचा हूँ। सुमिमासेन कोरे तोकाइदो सानियो लाइनはどこですか？まっすぐ行っていただいて、トランスファーどこから JR ですか？ JR で、7番8番7番8、ありがとうございます。乗り換えてください。ये कुछ इस तरीके से टिकट होते हैं JR के। अभी 4 है मेरे पास में, उनसे डालना अंदर पता नहीं, उनको स्टाफ को पूछते हैं। सुमिमासेनこれ使いますか？この2枚2枚ですね。ओके बस। ओह, यहाँ पर भी एक गाड़ी लगी हुई है एग्जीबिशन के लिए, दाईहात्सु। ये भी जापान का ब्रांड है दाईहात्सु। इस टाइप की गाड़ी होती है ना छोटी वाली, ये बहुत चलती है जापान में। इसका टैक्स भी कम देना पड़ता है, रोड टैक्स जो होता है। बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी। और इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 20 लाख येन, यानी INR में 12 लाख रुपए की गाड़ी है ये वाली। तो क्लूक जो ऐप है ना, वो जाना इसी के लिए जाता है, कन्वीनियंस के लिए, कि आपको जो भी एक्टिविटी वगैरह करना है, जो भी बुकिंग करना है, वो तुरंत आप ऐप से बुक कर लो। बट ये ऐप यूज़ करके आज मुझे थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ है। तो बस मुझे आपको ये बोलना है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो जापान में भी, बाहर कहीं पर भी, तो थोड़ा देख दाख के आप यूज़ करना। क्योंकि अगर आप लाइक 100% ट्रस्ट करके बुक करोगे
तो आपका जो भी ऐसे इस टाइप का प्लान होगा, इम्पॉर्टेंट अगर कुछ होगा तो मे भी आपका प्लान वो पूरा ख़राब हो सकता है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है और अभी मैं लास्ट स्टॉप पे ट्रेन से उतर गया हूँ, प्लेटफॉर्म के ऊपर वो भी। और जापान के प्लेटफॉर्म की एक खासियत ये होती है ना कि सारे जो प्लेटफॉर्म पे ना मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना वो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उदोन और सोबा का रेस्टोरेंट है, ये सारे मेनू दिए हुए। देखते हैं सोबा खाना है कि उदोन खाना है, आगे भी रेस्टोरेंट्स चेक करता हूँ मैं। तो जब भी आप ट्रैवल वगैरह करते हो, भूख लगी आपको, तो आप स्टेशन पे ही सीधा उधर के, जैसे इंडिया में भी होता है रेस्टोरेंट्स वगैरह तो नहीं होते बट स्टॉल वगैरह लगे होते हैं ज़्यादातर, बट जापान के प्लेटफॉर्म पे एकदम रेस्टोरेंट ही लगे होते हैं। सामने मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा है योशीनोया, ये भी जापान का बहुत फेमस वाला है। यहाँ पर देखते हैं कुछ मिलता है क्या, यहीं पर खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी क्योंकि अभी वहीं रुकना है मुझे कॉन्फ्रेंस में काफ़ी देर तक। तो यहाँ पर काउंटर वाले रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऑर्डर दे देते हैं, यहाँ पे मेनू कार्ड भी होता है, यहाँ पे स्क्रीन दी हुई है, उसमें से ऑर्डर कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों हो गया ख़त्म मेरा जो कॉन्फ्रेंस था। अभी यहाँ पे एक्चुअली मैं अंदर में वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं अभी आया हूँ मेरे ऑफिस के रिसर्च लैब में। तो मेरा जो ऑफिस का मेन हेड क्वार्टर है वो टोक्यो में है और जो रिसर्च लैब है वो ओसाका में है। और ये मुझे पता नहीं था एक्चुअली इतना बड़ा रिसर्च लैब मेरे कंपनी का भी यहाँ पर है बोल के, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जितने भी रिसर्च होते हैं मेरे कंपनी में, जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो सब यहाँ पर होती है। और भी 2-3 जगह पे रिसर्च लैब है बट ओसाका में भी ये वाला एक है जहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे जो डेमोज़ थे, एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और भी कुछ थे, सबका यहाँ पर जितने भी इंजीनियर्स हैं यहाँ पे काम करते हैं, पीएचडी होल्डर्स है, उन्होंने अपना एग्जीबिशन यहाँ पे रखा था। और 2-3 डेमो मैंने देखे थे, बहुत ही बढ़िया थे। और मैंने इंजीनियर से बात भी की यहाँ पे, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मैं भी पीएचडी करूँ बोल के, क्योंकि मेरा ड्रीम था जापान आने से पहले पीएचडी करने का। और इनसे बात करके, डेमो देख के और भी डिस्कशन करके मुझे भी थोड़ा अभी मोटिवेशन आ रहा है। मैं भी इन द फ्यूचर सोच सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अभी टॉपिक नहीं है किस फील्ड में मैं पीएचडी करूँ, आई डोंट नो। जब मिल जाएगा मैं ज़रूर उसको करूँगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी पढ़ो, क्योंकि अभी जो एरा चल रहा है वो एआई का चल रहा है। तो जितने भी यहाँ पे अभी मेरे कंपनी में भी रिसर्च हो रहे हैं सारे एआई पे हो रहे हैं। जिस फील्ड में मैं भी काम कर रहा हूँ बिज़नेस मैनेजमेंट, उसमें भी एआई काफ़ी ज़्यादा अभी हमको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि कस्टमर को एआई ही चाहिए। और कंपनी में जितना भी अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है पैसों का, सब एआई पे हो रहा है। अभी अमेज़ॉन, फेसबुक हो रहा है। कल का ही न्यूज़ है, किसने, मेटा ने 8,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। तो एआई भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हर किसी भी फील्ड में रहो, एआई जितना आप अपने आप को स्किल अप कर सको एआई में, उतना आप ज़रूर करना। मैं भी अपने आप को, मेरा जो काम है उसके अलावा और भी मैं एआई का जो टेक्नोलॉजीज़ होती है वगैरह सब कुछ, मैं भी अपने आप को स्किल अप करते रहता हूँ। तो आप भी अपने आप को स्किल अप करो। जापान में अगर आपका ड्रीम है आगे जॉब करने का, कोई भी फील्ड में रहने दो, एआई तो रहने वाला है। तो आपको एआई में जितना हो सके अपने आप को बिल्ड करना है। और अगर आप जापान में प्लान कर रहे हो जॉब, स्टडी, एजुकेशन, जो भी आपका ड्रीम है यहाँ पर आके सेटल होने का, तो आप इतना उसको इजी मत समझना। अगर आपको लग रहा है कि इजीली आप आ जाओगे यहाँ पे, सेट हो जाओगे और आपका करियर एकदम फ्लो में चलेगा, कंफर्ट में रहोगे, ऐसा नहीं है। आपने एक न्यूज़ देखा होगा रिसेंटली, जहाँ पर एक अंकल है जो 30 साल से जापान में रहते हैं और उनका जो बिज़नेस वीज़ा है, उनका एक्चुअली इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे, 30 सालों से यहाँ पर वो रहते हैं और उनका रेस्टोरेंट है। और बिज़नेस वीज़ा, रिन्यूअल वीज़ा को उन्होंने वो अप्लाई किया था रिन्यू करने के लिए बिज़नेस वीज़ा को, जो कि कैंसिल हो गया। तो उनको वापस इंडिया जाने के लिए बोला है। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जहाँ पर उन्होंने अपना जो कंडीशन है वो बताया कि मैं 30 साल से जापान में रहता हूँ और मेरे बच्चों को हिंदी नहीं आती है, नहीं मेरी इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है, बस जैपनीज़ आती है, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा एंड ऑल एवरीथिंग। तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सब बताया और काफ़ी जापानीज़ लोग भी वहाँ पर आए थे। वो रो भी दिए उसके अंदर कि अब मैं क्या करूँगा, मेरी हालत इतनी ख़राब है, अब कैसे करूँगा, मुझे वापस जाके मैं कैसे शुरुआत करूँगा एंड ऑल एवरीथिंग। मैंने इंटरव्यू देखा, आपने भी शायद देखा होगा वो वाला इंटरव्यू। तो उसमें से वो इंटरव्यू देख के मुझे बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हुई और मैं चाहता हूँ कि आप वो एक एज ए एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसको देखो। और अगर आप जापान में आने का प्लान कर रहे हो तो आप
वो गलतियाँ मत करना। अब जैसे कि पहली गलती मुझे नॉट एग्जैक्टली गलती बट सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को रूट से कनेक्टेड नहीं रखा अपने बच्चों को, कि भाई 30 साल हो गए उनके बच्चे, तो उन्होंने एक्चुअली इंडिया से कनेक्टेड रखना चाहिए था, उनको थोड़ा लैंग्वेज वगैरह सिखाना चाहिए था। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो रूल्स वगैरह यहाँ के होते हैं वो आपको फॉलो करना है। अब जापान में बहुत सारे रूल्स होते हैं, इंडिया में जैसे अगर आप काम कर रहे हो तो होता है कि छोटे मोटे गलती भी कर दो आप तो इतना कुछ नहीं होता है, आप इजीली बिज़नेस वगैरह कर सकते हो। बट जापान में ऐसा है कि छोटे छोटे रूल्स जो होते हैं ना वो आपको फॉलो करने होते हैं। थोड़ा भी गलती कर दिया आपने, आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा, टैक्स, पेंशन, इंश्योरेंस अगर आप टाइम पे नहीं भर रहे हो तो आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। इंजीनियर वीज़ा भी जो होता है वो भी रिन्यू होता है। PR भी मिलने में दिक्कत होती है यहाँ पे, बिज़नेस वीज़ा को भी इशू होता है। तो उनका एक्जैक्टली क्या इशू रहा होगा आई डोंट नो। मैंने ट्राई किया था इधर उधर से पता करने का कि एक्जैक्टली क्या रीज़न हो सकता है कि उनका बिज़नेस वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ। बट एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जापान ने अभी नए रूल्स लाए हैं, जिसमें पहले था कि 5 मिलियन येन आपको इन्वेस्टमेंट दिखाना है, अब हो गया है 30 मिलियन येन। तो आप INR में कैलकुलेट कर लो, इतना ज़्यादा अमाउंट आपको एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाना है। और जो जितने छोटे छोटे ओनर थे यहाँ पे, बिज़नेस ओनर और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स वाले जो थे इंडियन, उनको वापस जाना पड़ रहा है। तो 96% यहाँ पर जो रेस्टोरेंट ओनर है उनका वीज़ा 96% जो बिज़नेस ओनर है वो वीज़ा आ ही नहीं रहे अभी, तो अप्लाई नहीं कर रहे कोई। अभी ये साल सिर्फ 70 एप्लीकेशंस आए, नहीं तो यूजुअली 4000 5000 एप्लीकेशन हर साल आते थे। अभी सिर्फ 70 एप्लीकेशंस आए हैं बिज़नेस वीज़ा के। और जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे, वो सब बंद होने वाले हैं अभी। और जो बड़े बहुत सालों से यहाँ पर है वही अभी रहने वाले हैं। तो इनका एग्जैक्टली क्या रीज़न हो सकता है आई डोंट नो। बट इससे एक सीख ये मिलती है कि आप जापान में आ रहे हो तो सारे रूल्स वगैरह फॉलो करो और अपने रूट से मत टूटो। अब मुझे भी ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं यहाँ पे, बट आई लाइक टू स्टे विथ माई रूट्स। मैं यहाँ पर भी जो भी कल्चर है मैं फॉलो करता हूँ। इंडिया भी आता हूँ तो मैं मेरे रूट से कनेक्टेड रहना मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं 10 साल हो गए, आगे मुझे 20 साल 30 साल मुझे भी हो जाएंगे तो मैं कनेक्ट ऐसा नहीं करूँगा कि अपने कल्चर रूट से इंडिया से ही डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और आपको भी मेरा ये राय रहेगा कि आप आ रहे हो जापान में या फिर यहाँ पर ऑलरेडी हो तो कनेक्टेड रहो। आप इंडियन अपने आपको अगर बच्चे भी हैं तो उनको सिखाओ हिंदी, मराठी, आपकी जो भी लैंग्वेज है, कल्चरल लैंग्वेज, आपके कल्चर के बारे में सिखाओ, आपकी लैंग्वेज उनको सिखाओ, ताकि जब वो इंडिया में भी कभी जाए, एटलीस्ट छुट्टियों में भी जाए, तो एटलीस्ट वो उस इन्वायरमेंट में कनेक्ट हो सके। ऐसा ना हो कि भाई वो ऑड मैन आउट हो जाए इंडिया में जाके। जापान में तो जापानीज़ बच्चे, उनको तो इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो तो कहीं जा भी नहीं सकते, उनको जापान में रहना होता है। बट अगर आपके बच्चे हैं उनको आप सिखाओ, इंग्लिश भी सिखाओ, जापानीज़ सिखाओ, और मेन यानी आपकी कल्चरल लैंग्वेज भी सिखाओ। कभी अगर वो इंडिया में जाए तो ऑड मैन आउट ना वो फील करे। तो अगर मुझे कुछ उनका पता चलता है कि क्या एग्जैक्टली रीज़न था, मैं शेयर करूँगा आपके साथ में, ताकि आप भी वैसे गलती ना करो फ्यूचर में। तो अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से, ऑलमोस्ट बंद होने वाला है ये प्रीमाइसेस। शाम के कितने 5:30 होने वाला है ऑलमोस्ट। ऑफिस का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ से मैं वापस अभी जाने वाला हूँ टोक्यो। सुबह आने के लिए मुझे लगे थे कितने 3.5 4 घंटे लगे थे आने के लिए, वापस जाने के लिए उतने ही 3.5 4 घंटे भी लगने वाले हैं। चलो निकलते निकलते आपको कैंपस भी दिखा देता हूँ। बहुत बड़ा कैंपस एक्चुअली है। और वेदर, सुबह बारिश भी आई थी ना, तो वेदर बहुत अच्छा हुआ है। मेरा जो टोक्यो में ऑफिस है ना, वो इतना बढ़िया नहीं है, वो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बस बिल्डिंग ही है, बाहर निकलते ही हाईवे ये पूरा लाइक कैंपस जैसा है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है वो साइकिल चला के भी आते हैं। बहुत बड़ा पीछे के साइड में भी है। मैं जब सैन होजे गया था ना, तो वहाँ पर सैन होजे के गूगल कैंपस में गया था मैं, तो वो भी बहुत बड़ा था। ये उतना बड़ा नहीं है बट स्टिल मुझे वो गूगल कैंपस की इसको देख के याद आ गई। तो पहुँच गए दोस्तों शिंकानसेन प्लेटफॉर्म पे, और ये खड़ी है हमारी ओसाका से टोक्यो की बुलेट ट्रेन नोज़ोमी। ये फास्ट वाली है, बहुत जाती 2.5 घंटे लगते हैं इसको जाने के लिए। और हमारा कार नंबर है 6। मेरे को टाइम पे निकलती है बराबर 7 बजे, तो शार्प 7 बजे निकलती है। कॉफ़ी पी ली है हमने। टोक्यो पहुँचते 2.5 घंटे का सफ़र है। तो आ गया दोस्तों घर पे। पूरा 4 घंटा लगा मुझे पहुंचने के लिए।
घर पे 4 सवा 4, अभी कितना 11 बजने को आ चुके हैं। आज तो जिम वैसे कैंसिल ही करना पड़ेगा। ये मेरे पीछे घड़ी लगी हुई है, देख रहे होंगे आप, ऑलमोस्ट 11 बजने को आ चुके हैं और थोड़ा थक भी गया। और बाय द वे अच्छी बात ये है कि कल है सैटरडे संडे, तो छुट्टी है। छुट्टी तो नहीं वैसे, कल ताइक्वांडो भी जाना है मेरे को सुबह 12 बजे, बट मैं अच्छे से अभी सोऊंगा। मुझे आपको एक चीज़ दिखाना है। सुबह जब मैं निकल रहा था उसके थोड़ी देर पहले ही डिलीवरी आई थी, ये वाला बॉक्स, और वहाँ भी एक बॉक्स रखा हुआ है। तो मैंने जल्दी उसको बस खोल दिया। अनपैकिंग आपको दिखाना था मुझे एक्चुअली, बट सुबह मुझे शूट करने को टाइम नहीं था। सोचा कि घर आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए आपको अभी ये बॉक्स खोल के दिखाता हूँ। बाहर इतनी ठंड है ना, बाय द वे जैकेट निकाल लेता हूँ मैं। इसको एक काम करता हूँ, मैं यहीं लगा देता हूँ। कि आप बहुत मुझे कमेंट भी करते हो कि भाई माइक यूज़ किया करो, थोड़ा दूर से आवाज़ आता है, तो मैं तब से बहुत कॉशन फील करता हूँ। बाय द वे यहाँ पे भी गर्मी के दिन आ चुके हैं, बट स्टिल बाहर आज सुबह बारिश चल रही थी और अभी आते हो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, क्या बताऊँ आपको। मैं ऐसा लग रहा था कि भाई ठंडी के दिन चल रहे हैं। जापान में तो तीनों वेदर साथ में। इंडिया में बताना मुझे अभी कितना टेम्परेचर है आपके सिटी में। जापान में ना IT इंजीनियर के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत। यानी IT इंजीनियर्स को ऐसा होता है कि सबसे पहले तो जापान में, आई डोंट नो इंडिया में क्या कल्चर है, बट मैकबुक तो देते ही देते हैं यहाँ पर। तो मेरा जो पुराना टीम था वहाँ पर मेरे पास में 2 मैकबुक थे और iPhone 13 भी दिया था, iPad दिया था और भी काफ़ी सारे डिवाइसेस मुझे देते। जब भी मैं टीम चेंज करता हूँ ना, तो जो डिवाइसेस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं वो ऑफिस हमको प्रोवाइड करती है। और जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी 2016 में, तब मेरा टीम था गिजुत्सुकाई हात्सुबु, यानी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर तो आपको हाईटेक डिवाइस यूज़ करना होता है। तो जब भी मैंने टीम ज्वाइन की थी 2016 में, तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिवाइस दिए थे। उसके बाद मैंने 2 बार टीम चेंज की, तो उस टीम में भी मुझे अलग अलग डिवाइस दिए थे। और अभी रिसेंटली मैंने नई टीम ज्वाइन की है लास्ट ईयर, तो वो टाइम पे भी दिए थे, बट तब थोड़ा बजट कम था तो कम दिए थे। बट अब लास्ट वीक उन्होंने वापस, बॉस ने मुझे पूछा कि और क्या क्या चाहिए तुम्हें यूज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट डिवाइसेस। आई कैन चूज़ इट, ऐसा नहीं कि वो जो देंगे वही हमको लेना है, आई कैन चूज़। तो बिग कैमरा आपको पता होगा जापान का, इसके ऊपर शायद लिखा हुआ भी है, ये जापान का इलेक्ट्रॉनिक्स का लाइक जाना जाता है। यहाँ पे आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमारा ऑफिस का इनके साथ में टाई अप किया हुआ है, तो आप यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, जो भी आपको ऑफिस से रिलेटेड काम की चीज़ें चाहिए। तो मैंने काफ़ी कुछ मंगाया है, तो अभी आपको एक एक खोल के दिखाता हूँ। तो अगर आपको याद होगा, 1 महीने पहले मैंने एप्पल का स्टूडियो डिस्प्ले लिया था, जो कि ऑलमोस्ट बहुत महंगा गिरा, मुझे बहुत ज़्यादा महंगा गिरा था। मुझे एक्चुअली 10 साल हुए थे जापान में, उसके सेलिब्रेशन में मैंने वो मॉनिटर लिया था। बट अभी क्या हुआ कि मैनेजर ने बोला कि भाई तुमको मॉनिटर चाहिए ऑफिस के लिए, तुम वो भी ले सकते हो। तो मैंने ये BenQ का मॉनिटर लिया है मैकबुक सीरीज़ के लिए। ये भी लाइक 27 इंच का है, ये वाला मॉडल है इसका। अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है। तो वो जो मैंने लिया था एप्पल का स्टूडियो डिस्प्ले, वो मेरा पर्सनल यूज़ के लिए है। ऑफिस के लिए मेरे पास में मॉनिटर था नहीं, तो ये वाला है जो कि अभी मैं इसको स्पेशली बस यूज़ करूँगा मेरे ऑफिस के काम के लिए। तो इसको बॉक्स को मैंने सुबह खोल दिया था जल्दी से, बट निकाला तो कुछ नहीं इसमें से मेरा सामान। तो सबसे पहले ये तो है डेस्क पैड, जो बड़ा डेस्क पैड होता है टेबल पे रखने के लिए। मेरा जो ऑफिस टेबल है उसके ऊपर रखने के लिए ये वाला मंगाया है। देन दिस इज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुझे, मॉनिटर के ऊपर जो लाइट होता है ना, तो उसके लिए। ये भी BenQ का है, इसको आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये मुझे बहुत दिनों से लेना था, एक्चुअली थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, तो मैंने सोचा कि बाद में कभी लूँगा, बट अभी ऑफिस दे ही रही, तो मैं सोचा कि इसको ले ही लेते हैं। वाह, पैकिंग तो बहुत बढ़िया है इसकी। मैं आपको इंस्टॉल करके बाद में दिखाऊंगा, बट इस तरीके से ये लाइट होता है, जो आप मॉनिटर के ऊपर लगा दो तो अंधेरे में लाइक सारा लाइट वाइट बंद कर दो, मॉनिटर का लाइट ऊपर होता है और आप काम करने में आपको बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद में ये वाला मैंने एक नया कीबोर्ड मंगाया है नूफाई का। ये भी बहुत बढ़िया कीबोर्ड है। वैसे तो मेरे पास में एक कीबोर्ड था, बट वो मैकबुक के लिए है। बट मेरे पास जो ऑफिस का पीसी है वो विंडोज़ का है, तो उसके लिए उसके कॉम्पेटिबल मैंने ये वाला कीबोर्ड लिया है। एंड उसके बाद में ये माउस, ये वाला लॉजिकल का माउस है। और ये वाली चीज़, ये एप्पल का iPad मिनी। तो ये मैंने एक्चुअली इसके लिए जो ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, मेमो बनाते हैं, तो मीटिंग्स वगैरह होती है, उसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो बड़ा वाले के बजाय
छोटा मिनी लेते हैं, कंपेटेबल भी है, लाइक ऑफिस के लेवल पे मीटिंग चल रहा है, कुछ नोट्स बनाना है, काम का जो भी होता है उसके लिए फिर मैंने ये वाला लिया है। और साथ में पेंसिल भी ऑर्डर की थी। एंड ये उसका कवर है। ये मैंने हेडफोन लिए पावर बीट्स के। तो ये एक्चुअली मीटिंग्स होते हैं ना मेरे, तो मीटिंग्स के दौरान हेडफोन वगैरह या फिर ईयरफोन ये भी आप मीटिंग्स में यूज़ करते हैं। कभी कभी ऑफिस में जाता हूँ कभी, या फिर घर से मीटिंग करता हूँ तो हेडफोन चाहिए होता है, तो सोचा कि ये वाला ऑर्डर कर देता हूँ। ज़रूरत थी नहीं मुझे इसकी, मेरे पास में 2-3 ऑलरेडी पड़े हुए थे, बट ले लिया मैंने ये वाला। तो ये डिपेंड करता है टीम टू टीम। अभी मेरा जो काम है उससे रिलेटेड जो भी मुझे चीज़ें लेना है वो मैं ले सकता हूँ, बट वो ये कि आपको रीज़न बताना पड़ेगा मैनेजर को कि भाई कोई चीज़ लेना है तो वो सच में काम के लिए ज़रूरी है या नहीं है। अब जैसे ये जो सब चीज़ें मैंने ऑर्डर की है ये मुझे काम में यूज़ होती है तो मैं इसको ले सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और ले लूँ और जो ऑफिस में मुझे काम ही नहीं आ रहा है तो ऐसा आप कुछ ले नहीं सकते। तो आप अगर IT इंजीनियर हो तो मुझे बताना आपकी टीम में भी ऐसा होता है क्या कि आप ऐसे कुछ डिवाइसेस वगैरह ऑर्डर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या फिर नॉन IT में भी अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपका क्या सिस्टम है, लाइक कैसे किस टाइप से प्रोवाइड करते हैं, आपको कितना फ्लेक्सिबिलिटी होता है आपको डिवाइसेस लेने में वगैरह। मुझे आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आपके कंपनीज़ में वगैरह कैसा सिस्टम होता है वगैरह, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं इसको रख दिया, कल मैं इसको पूरा सेटअप करूँगा। तो मुझे कमेंट भी आया था कि उनको सेटअप देखना है, तो मैं जब ऑफिस पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा तो मैं आपको उसका भी पूरा वीडियो बनाऊँगा। अभी थक गया हूँ, जल्दी से खाना वगैरह खाता हूँ और सोने वाला हूँ। कल थोड़ा लेट ही उठूँगा, ताइक्वांडो है 12 बजे। तो चलो आज का व्लॉग कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।